हाय फ्रेंड, मैं सागर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपी जहाँ पे। और मैं आज आप लोग को प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से करवाऊंगा। ये मेरा चैप्टर मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के क्वेश्चन नंबर हम 3 से करेंगे। मैंने आप लोग को पार्ट 2 में ही क्वेश्चन 1 और 2 करवा दिए थे अच्छे तरीके से, और पार्ट 1 में मैं आप लोग को क्षेत्रमिति में जितने इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं जो आपको 13.1 में 13.2 तक में यूज होंगे वो मैंने आप लोग को करवा दिए थे। अब हम लोग करेंगे मतलब क्वेश्चन नंबर 3 से और प्रत्येक प्रश्न को समझेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? नहीं है तो मतलब आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 3 चला गया होगा तो आप लोग देख सकते हैं वहां से। मैं आप लोग को पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, जो अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछाना चाहता है। अमरेश नाम का एक लड़का है जो अपने घर के आंगन में ईंट बिछाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तथा एक ईंट की लंबाई 25 सेमी और 80 सेमी हो, यानी कि चौड़ाई दिया हुआ है, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं जो 80 सेमी चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है। तो उस आंगन की में कितनी ईंटें लगेगी? कच्चा चित्र बना हल करें। मतलब बोल है जो एक अमरेश नाम का एक लड़का है, वो अपने आंगन में क्या करता है तो ईंट बिछाना चाहता है। बहुत से ऐसे आप बच्चे होते हैं जिसे बड़े बच्चे होते हैं जो अपने आंगन में ईंट मतलब बिछाना चाहते हैं। तो उसकी लंबाई चौड़ाई आंगन का दिया हुआ है और ईंट का भी लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। कैसे? तो सबसे पहले हम एक कच्चा आकृति को ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग भी उसको ड्रॉ करना है, आपको भी बनाना है। तो सबसे पहले देखिए हम एक आंगन बना लेते हैं। ये मान लीजिए हम आंगन बनाए, ठीक है। ये हम मान लीजिए आंगन बना लिए, ठीक है, आंगन बना लिए। अब आंगन में बोला इसमें क्या, जो 20 मीटर और 15 मीटर, तो इसको हम 20 मीटर ले लेते हैं, 20 मीटर, और ये 15 मीटर हम ले लेते हैं। ये क्या होता है, 20 मीटर लंबाई है और 15 मीटर चौड़ाई है। देखिए मैंने खुद क्वेश्चन देख के समझ में आ गया जी, ये मतलब आयताकार बनेगा कि वर्गाकार। तो आप बोलेंगे सर कैसे समझे? तो देखिए यहाँ पे लंबाई बड़ा है और चौड़ाई छोटा है, इससे हमारा ये पता चल जाता है जो ये 20 मीटर क्या है तो लंबाई है और 15 मीटर चौड़ाई है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हमें ईंट बनाना। देखिए ईंट की लंबाई चौड़ाई कितना दिया हुआ है, ये तो मीटर में दिया हुआ है, और ईंट का दिया हुआ है लंबाई 25 सेमी और 80 सेमी, यानी कि चौड़ाई 80 सेमी है। ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग लंबाई 80 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है सवाल में, हमें जो लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि लंबाई बड़ा होता है। तो कोई बात नहीं, हम वैसे भी करके बना सकते हैं। चलिए हम एक ईंट बनाते हैं। यहाँ पे एक क्या करेंगे तो ईंट बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक ईंट बना ली, ठीक है। इस ईंट की लंबाई और चौड़ाई, इस ईंट की लंबाई और चौड़ाई, इस ईंट की लंबाई और चौड़ाई कितना है तो 25 सेमी और 80 सेमी। मान लीजिए आप इसको 25 सेंटीमीटर और इसको 80 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम एक ईंट बना लिए, इसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें बोल रहा है जो कितने इस आंगन में कितना ईंट लगेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। इसका मतलब क्या करेंगे तो क्षेत्रफल निकालेंगे जी, कितना स्क्वायर फीट का, कितना मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, और इस ईंट का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, जो एक ईंट कितना क्षेत्रफल में लगता है। इस मतलब पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे जी, कितना इस पूरा का क्षेत्रफल है, और 1 मीटर स्क्वायर मतलब इस ईंट का कितना क्षेत्रफल है। तो इस क्षेत्रफल में जब हम ईंट के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा ईंट की संख्या निकल के आ जाएगी। चलिए हम बनाते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आंगन का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे आंगन का क्षेत्रफल बराबर, तो आंगन का क्षेत्रफल, आंगन एक आयताकार है तो आयत का सूत्र होता है लंबाई अगुना चौड़ाई। तो 20 मीटर अगुना 15 मीटर, 15 दूना 30, 300 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान पे रखना होगा। सबसे पहले देखिए आप क्या कीजिए, तो यहीं पे इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 20 मीटर बराबर क्या हो जाएगा तो 2000 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 2000 और 1500 क्यों, आप बोलेंगे सर ऐसा हम क्यों किए, तो हम इसलिए ऐसा किए क्योंकि यहाँ पे हमारा ईंट जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ईंट हमारा किस चीज़ में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इसीलिए हम इस मतलब ऐसा किए, जो ईंट जब हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, या तो इसको भी हम मीटर में बदल लेंगे। दोनों का राशि मतलब राशि होता है चर, यानी कि राशि बोल सकते हैं आप इसको, वो सेम होना चाहिए। डायमेंशनल मतलब जो दिया रहे बीमा एक प्रकार से वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 2000, 20 है तो 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 20 मीटर है तो 20 गुना, यहाँ पे देख सकते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये ठीक है, 20 2000 अगुना 1500,
ये सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको गुना करने 15 दूना 30, 3 0 और 2 5 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा आंसर इतना निकल, मतलब आंसर नहीं, आंगन का क्षेत्रफल निकाल के आया। अब हम ईंट का क्षेत्रफल निकालते हैं। जो ईंट का क्षेत्रफल कितना है, तो ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, या ये भी आयताकार ही है तो आयताकार, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो 80 यानी कि 80 सेंटीमीटर और गुना 25 सेंटीमीटर। तो जब हम गुना करेंगे तो 25 है 200 होता है और 1 0 यहाँ पे, तो ये सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम निकालेंगे ईंट की संख्या। क्या निकालेंगे, ईंट की संख्या। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ईंट की संख्या, ईंट की संख्या बराबर, ईंट की संख्या कैसे निकलेगा, मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पूरा जितना, मतलब इसका जितना क्षेत्रफल है, कितना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 30 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर का ये पूरा क्षेत्रफल है। उसमें एक ईंट की संख्या कितना है, तो 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितने ईंट की जरूरी होगी, तो हम जब इस मतलब इसके क्षेत्रफल में 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर की से भाग दे देंगे तो हमारा ईंट का कुल संख्या निकल के आ जाएगा। 2 3 4 5 6 बट्टा 2000 आप सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर से कट जाएगा ये। अब यहाँ से देखिए 3 0 से 3 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 15 दूना 30 0, यानी ईंट की संख्या कितनी आ गई, 1500। आप लिखेंगे इस आंगन में ईंट लगाने के लिए कितने ईंट की जरूरी है, तो 1500 ईंट की जरूरी है। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न नंबर आपको 3 प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे आप लोग को बताते हैं, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 अपने अपने स्क्रीन बोर्ड पर आप लोग देख लिए होंगे, चलिए हम इसको पढ़ के बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, ठीक है, तथा ऊंचाई 60 मीटर यानी 60 मीटर है, तो उस खेत का आधार कितना है, यानी कि बेस बोल रहा है। तो मैंने आप लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ही बता दिया था आप लोग को। यहाँ से लिखेंगे त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हम लिख देते हैं। देखिए जो हमको क्षेत्रफल दिया रहता है वो हम लिख देते हैं। तो 600 यहाँ पे दिया वर्ग मीटर मतलब हुआ मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आप लोग को पार्ट 1 में ही जितने मतलब प्रमुख सूत्र होते हैं जो आपको काम आएंगे इस चैप्टर के अंदर, वो मैंने बता दिया था। तो आप लोग उसको याद कर लीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर हम बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो मैंने आप लोग को पहले ही भी बताया था, अभी भी बताते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल यहाँ से हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 600 मीटर स्क्वायर। तो इसके बराबर में हम ये कर देंगे, ठीक है। इसके बराबर में क्या करेंगे, तो ये, तो हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि बेस निकालने के लिए बोल रहा था। 1/2 गुना आधार हमें नहीं दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऊंचाई हमारा दिया हुआ है बुक में, आप लोग देखेंगे तो आप अपना ऊंचाई कितना दिया था, 60 मीटर बराबर 600 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम इसको कट करेंगे, तो ये 2 से ये 60 कट जाएगा, 30 मर्त में कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आधार गुना 30 मीटर, आधार गुना 30 मीटर बराबर 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आधार बराबर, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ये आधार में ये जो 30 है ये इस साइड गुना के संबंध में, ये क्या है, इस साइड गुना के संबंध में। तो जब हम इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 600 मीटर स्क्वायर बट्टा 30 मीटर। यहाँ से ये मीटर से ये स्क्वायर कट जाएगा। स्क्वायर का मतलब हुआ मीटर 2 बार, स्क्वायर का मतलब हुआ मीटर गुना मीटर, स्क्वायर का मीटर मतलब क्या हुआ, मीटर गुना मीटर, एक नीचे में मीटर है, तो जब 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो मात्र 1 मीटर बचेगा, वही मैंने डायरेक्टली वहाँ पे काट रखा है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आधार बराबर, यहाँ से इसको भी काटिए, 0 से 0, 3 से 20 या 60, ठीक है। तो आधार बराबर कितना निकल के आया, 1 मीटर भी बच गया, तो आधार बराबर हमारा निकल के आ गया 20 मीटर। आशा करता हूँ प्रश्न नंबर 4 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 अभी कराएंगे और आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरा इस प्रकार से 3 चित्र दिया हुआ है और बोल रहा है जो एक धावक है जो कि दौड़ रहा है, ठीक है ना, तो वो कम दूरी तय करने के लिए कौन सा चित्र में मतलब किस दूरी मतलब कौन सा में तय करेगा, दूरी तय करेगा, तो वो मतलब कम दूरी तय करेगा। मैं आप लोग को क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली पढ़ के समझा देता हूँ। बोल रहा है एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए। आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि का सूत्र C यानी कि परिधि होता है 2πr, जहां r एक वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है।
बोल रहा है। अब यहाँ से हम देखेंगे एक चक्कर लगाने का मतलब हुआ, जो एक चक्कर लगाने का मतलब हुआ जो यानी कि अगर वो बंदा यहाँ पे खड़ा है, मान लीजिए अगर यहाँ पे खड़ा है तो वो यहाँ से दौड़ के इधर से दौड़ते हुए इधर आएगा, यहाँ से आते यहाँ पे रुकेगा नहीं। ये एक चक्कर नहीं है। एक चक्कर का मतलब हुआ जहाँ से शुरू किए वहीं पे आके फिर खत्म करना, ये हुआ संपूर्ण चक्कर। लेकिन यहाँ पे आएगा तो वो एक चक्कर नहीं हुआ, फिर वो दौड़ के यहाँ तक आएगा तब वो एक चक्कर हुआ। ठीक है। और इसका बात करें तो मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते थे, ये यहाँ से इस प्रकार ऐसे आते आएगा और इस प्रकार से पूरा मतलब ये घूमेगा, ये नहीं घूमेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये घूमेगा डायरेक्टली वो बंदा यहाँ तक, लेकिन ये नहीं घूमेगा। इसमें अगर यहाँ से शुरू करता है तो वो ये यहाँ से आते हुए यहाँ पे आके ख़त्म करेगा। तो चलिए हम प्रत्येक मतलब चारों, मतलब इसका मतलब हुआ जी ये चारों ओर घूम रहा है। चारों ओर जब घूमेगा तो आप डायरेक्टली याद रखिए तो आपको परिधि निकालना पड़ेगा। उसमें क्या, उस क्वेश्चन में आप लोग को परिधि निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो लिखेंगे आकृति ए का परिधि। आप यहाँ पे अर्धवृत्त का परिधि भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे अर्धवृत्त का परिधि भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे अर्धवृत्त का परिधि भी लिख सकते हैं और आकृति एक का परिधि भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। देखिए दोस्त, अर्धवृत्त के बहुत सारे ऐसी किताब में आप लोग को सूत्र मिलेगा पाई आर, केवल मिलेगा पाई आर, लेकिन ये सूत्र सही नहीं है। कैसे सही नहीं है वो मैं आप लोग को अभी बताएंगे। पाई आर प्लस इसका सूत्र क्या होगा, पाई आर प्लस डी में, जो मैंने आप लोग को पार्ट 1 में बताया था। आप लोग पार्ट 1 को जरूर देखिए। देखिए अर्धवृत्त का मतलब हुआ ये, देखिए इस प्रकार से अगर कोई अर्धवृत्त है तो इसका मतलब हुआ ये, यानी कि ये संपूर्ण वृत्त, यहाँ से हम पहले संपूर्ण वृत्त बनाते हैं। एक संपूर्ण वृत्त हुआ ये संपूर्ण, इसका परिधि होता है 2 पाई आर, इसका परिधि होता है 2 पाई आर। लेकिन इसके जब अर्धवृत्त का बात करें, यहाँ से एक बॉर्डर लाइन खींचा जाता है और इसको हम मिटा देते हैं मान लीजिए, तो अर्धवृत्त का क्या होगा, तो आधा से हम भाग दे देंगे तो 1/2 गुना 2 पाई आर। तो यहाँ से तो हमारा 2 पाई यानी कि पाई आर निकल के आता है। लेकिन पाई आर जो निकल के आता है वो कितना दूरी का निकल के आता है, मतलब यहाँ से लेकर केवल और यहाँ तक का निकल के आता है। क्योंकि ये बीच वाला पार्ट हमारा मतलब पहले भी नहीं जोड़ा गया था और अब भी नहीं जोड़ा गया है। जब यह संपूर्ण वृत्त था तब आप बात करते हैं हम पहले वाला पार्ट, ये पहले वाला पार्ट तब जोड़ा गया था, नहीं जोड़ा गया था। क्योंकि जब परिधि की बात करते थे संपूर्ण वृत्त में, तब यहाँ से जाते थे और यहाँ पे आके खत्म करते थे, यानी कि बीच में तो नहीं जाते थे, इसीलिए वो यह पार्ट नहीं जोड़ा गया था। लेकिन जब हम अर्धवृत्त का बात करेंगे, अर्धवृत्त का बात करते हैं, तो अर्धवृत्त में हमें तभी पूर्ण चक्कर होगा जब यहाँ से हम चलेंगे और यहाँ से डायरेक्टली यहाँ आते हुए यहाँ पे खत्म करेंगे, इस लाइन को क्रॉस करते हुए यहाँ पे खत्म करेंगे, तब ये हमारा मतलब पूर्ण चक्कर हुआ। इसका मतलब हुआ यह भी आर है, यह भी आर, या तो डायरेक्टली आप इसको डी भी बोल सकते हैं। तो इसका यहाँ से यहाँ तक का था पाई आर हो गया, यहाँ से यहाँ का क्या हो गया पाई आर। ठीक है, लिख दिए आप प्लस। और देखिए ये इसका भी तो जोड़ना है, तो इसके जोड़ने के लिए तो डी हो जाएगा। ये व्यास होता है, डी यानी कि व्यास, आर यानी त्रिज्या, यानी आप इसे 2r भी लिख सकते हैं, पाई आर प्लस 2r, क्योंकि डी बराबर होता है 2r। यहाँ पे ये आर है तो 2r भी लिख सकते हैं। तो आशा कर तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम परिधि निकालेंगे तो इसका क्या होगा पाई आर प्लस डी। आप डी भी बोल सकते हैं या 2r भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका वैल्यू निकालते हैं, तो 22/7। आप पाई का मान क्या होता है, तो 22/7 होता है। ये आपको किताब में भी दिया जाता है, या आपको ध्यान पर रखना है। तो r का वैल्यू यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा व्यास दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। क्या दिया, व्यास दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर पूरा दिया हुआ है। तो जब हम त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या आप लोग डायरेक्टली निकालना समझ सकते हैं कैसे, यानी कि त्रिज्या बराबर होता है डी यानी कि व्यास/2। तो व्यास हमारा दिया हुआ है 42, जब 42 में 2 से भाग दे देंगे तो 21 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे पाई और आर का मान 21 प्लस डी यानी कि व्यास, डी यानी व्यास। तो ये पूरा देखिए ये पूरा व्यास होता है और इतना दूरी त्रिज्या होता है, इतना दूरी त्रिज्या, लेकिन संपूर्ण का बात करें तो वो व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो 21 दे दिया। डी कितना है 42 मीटर, तो यहाँ पे हम 42 मीटर लिखेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो हम कोष्ट में लेके इसको मीटर में लिख देंगे डायरेक्टली। अब यहाँ पे बोलेंगे सर मीटर स्क्वायर क्यों नहीं होगा, इसलिए स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इस दोनों के बीच गुना के संबंध नहीं है। अगर गुना होता तब होता, क्यों, तो ये भी मीटर जुड़ेगा तो मीटर स्क्वायर थोड़ी ना होता है। मीटर को जब हम मीटर और मीटर को जोड़ेंगे तो 2 मीटर हो सकता है, लेकिन वो मतलब स्क्वायर नहीं होगा, ये आपको ध्यान। तो 7 से गुना करेंगे, 7 काटेंगे तो 7 या 21 यानी कि 22 या 66 प्लस 42 मीटर। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8 यानी 108 मीटर इसका मान निकल के आएगा। आकृति ए का मान कितना निकल के आ गया, परिधि यानी कि जब आकृति ए के चारों तरफ वो दौड़ेगा धावक तो उसे 108 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा, 108 मीटर दूरी। चलिए हम आकृति बी का निकालते हैं, आकृति बी में कितना उसके दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आकृति बी यहाँ पे लिखेंगे आकृति बी
आकृति बी का परिमाप, आकृति बी का परिमाप या परिधि बोल सकते हैं, परिधि। इसको आप लोग को अच्छे तरीके से समझना है। आकृति बी का परिधि क्या होगा, देखिए आकृति बी में जब वो चलेगा, मान लीजिए यहाँ से जब चलेगा तो ये इतना यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा और इसके संपूर्ण आएगा, ठीक है। तो इस अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई आर। जब ये दूरी भी जब तय करेगा, ये दूरी भी जब तय करेगा तब होगा पाई आर प्लस डी। लेकिन जब यह दूरी नहीं तय करे, यह दूरी नहीं तय करे, यानी कि दोनों ये व्यास वाला दूरी नहीं तय करे, तब इसका परिधि होगा केवल और केवल पाई आर। तो ये दूरी तो अभी हमारा क्वेश्चन में मतलब तय नहीं कर रहा है। क्यों नहीं तय कर रहा है? क्योंकि ये बीच में है। आप स्कीम देखे होंगे तो स्कीम देख सकते हैं, स्कीम समझ सकते हैं। इस प्रकार से आप मान लीजिए तय कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे आए, फिर ऐसे गए और फिर ऊपर से आए। ये दूरी बीच वाला पर्सन तय नहीं की, दौड़े नहीं। आप यहाँ से गए, फिर से मैं समझाता हूँ, यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ गए और इसको ऐसी प्रकार से यहाँ आए, तो वो दूरी तो तय नहीं हुआ। तो तय नहीं हुआ, इसीलिए क्या होगा, तो वो हम मतलब ये बीच वाला दूरी हमारा काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सूत्र तो हमारा पाई आर होता है, और जब ये जुड़ता है तब होता है डी, पाई आर प्लस डी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, तो पाई आर लिखेंगे, ठीक है। ये 14 मीटर दिया हुआ है, तो हम जोड़ते हैं इसका परिधि क्या होगा, तो ये 14 मीटर जुड़ेगा प्लस ये 14 मीटर जुड़ेगा प्लस पाई आर, पाई यानी 22/7। आर का वैल्यू कितना है, यहाँ से देख सकते हैं आप। आर का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये व्यास हो गया, इस अर्धवृत्त के लिए ये क्या हो गया, व्यास हो गया। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, d/2। एक सेकेंड आप लोग रुकिए, मैं आप लोग को 2 मिनट के बाद बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग इस प्रश्न को फिर से समझते हैं। तो मैंने आप लोग को अभी बताया है जो क्या होता है आकृति बी का परिधि, परिधि यानी कि परिमाप। इसका परिमाप निकालने के ये दोनों भुजा तो हमने जोड़ लिए, यहाँ पे 14 मीटर 14 मीटर। इसका क्या होगा, तो पाई आर। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7। अब आर हम निकालते हैं, तो आर हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का कुल दूरी है 14 मीटर, यानी कि ये क्या हुआ, तो एक प्रकार से आप इसको 2r या व्यास बोल सकते हैं। यानी कि 14 मीटर क्या दिया हुआ है हमारा, तो 2r दिया हुआ है, 14 मीटर व्यास। मैंने आप लोग को सूत्र पहले ही लिखा दिया, तो आप लोग उसको भी देख लीजिए। तो जब हम यहाँ से r निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 14 मीटर बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम यहाँ से भाग देंगे तो r का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो 7 मीटर। तो यहाँ से हम r का वैल्यू यहाँ पे 7 मीटर रख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 7 से ये 7 मेरा कट जाएगा और 14 मीटर 28 मीटर हो जाएगा। और जब इस 22 मीटर को 1 से गुना करेंगे तो 22 मीटर ही होगा। तो यहाँ से जब हम इसको ऐड कर देते हैं तो 28 2 30 20 50 मीटर निकल के आ जाएगा। तो आकृति ए का क्षेत्रफल हमें परिमाप यानी कि परिधि कितना हुआ, 108 मीटर। और आकृति बी का परिधि कितना हुआ, तो 50 मीटर। तो अब हम आकृति सी का निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ निकालते हैं आकृति सी का परिधि, आकृति सी का परिधि। चलिए हम लोग यहाँ पे आकृति सी का परिधि निकालते हैं। तो जब हम सी का बात करें तो आप लोग जानते होंगे जी ये एक वृत्त है, तो वृत्त का परिधि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से और पता होना चाहिए। तो वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो 2 गुना पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर का मान अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ पे डायरेक्टली आर का ही मान दिया हुआ है कितना, 14 मीटर। तो 14 मीटर को डायरेक्टली हम यहाँ पे 14 मीटर लिख देंगे। तो जब हम यहाँ से इसको कट करेंगे तो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और ये 22 दूना 44 दूना 88 मीटर होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं आकृति सी का परिधि कितना हो गया, 88 मीटर। अब आप लोग खुद ही सोचिए, जो वो धावक जो है वो कौन सा मतलब आकृति का चक्कर लगाए तो उसे कम दूरी तय करना पड़ेगा। तो ए में जब हम देखते हैं तो वो 108 मीटर दौड़ेगा, यानी कि धावक मतलब रनिंग करेगा, तब वो ऊंचे आकृति ए का चक्कर लगाएगा। आकृति बी में जब वो 50 मीटर दौड़ेगा तो आकृति बी का चक्कर लगाएगा। लेकिन आकृति सी में अगर बात करें तो वो 88 मीटर दौड़ेगा तो आकृति सी का चक्कर लगा लेगा। तो हम अब जहां से देखते हैं तो हमारा पता चल जाता है जो आकृति बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो धावक, चूंकि धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए आकृति बी का चक्कर लगाना होगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और पार्ट 4 में हम लोग 13.2 के आप सवाल को करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए।
देखिए मैं गांव से वीडियो बनाता हूं तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम को हमें सामना करना पड़ता है, तो इसलिए आपको वो सब इग्नोर करके चलना होगा। कुछ समय के बाद मेरा सेटअप चेंज हो जाएगा, तो उसके बाद ये सभी आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग। तो धन्यवाद दोस्त, आज का वीडियो इतना ही रहेगा।